वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ब्रेक। क्या है ना, अगर किसी मूवी का इंट्रो दे दिया जाए तो उतना मजा नहीं आता, इसीलिए बिना इंट्रो के चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत जेरेमी नाम के एक आदमी से होती है जो बड़ी देर से बेहोश होने के बाद अब जाकर होश में आता है। लेकिन ये क्या यार, होश में आते ही उसके खुद के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो खुद किसी कांच के डिब्बे के अंदर बंद पड़ा होता है जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, बस छोटे छोटे होल्स बने होते हैं उसमें से सिर्फ वो सांस ले पाता है। जेरेमी की समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ कैसे आ गया, ये हुआ क्या मेरे साथ, किसने मुझे यहाँ पर बंद किया। वो मॉर्गन नाम के बंदे को आवाज लगाकर कहता है, क्या ये तुम हो? तुमने बंद किया है क्या मुझे? देखो, तुमने ऐसा किया है तो मुझे छोड़ दो, मैं सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। दरअसल जेरेमी बहुत ज्यादा जुआ वगैरह खेला करता है और वो मॉर्गन नाम के आदमी से कई बार पैसे हार भी चुका है, इसलिए उसको ये शक है कि कहीं मॉर्गन ने मुझे बंदी तो नहीं बना लिया ताकि मुझे डराकर सारे पैसे निकाल ले। लेकिन वहाँ कोई मॉर्गन नहीं होता, जिससे जेरेमी फिर परेशान हो जाता है कि अगर मॉर्गन ने मुझे बंद नहीं किया तो फिर किसने किया। साथ ही जेरेमी के सामने कांच के ऊपर एक घड़ी रखी होती है जिस पर टाइमर लगा होता है। अब जेरेमी को लगता है कि टाइमर खत्म होते ही कहीं मेरी जान न चली जाए। लेकिन जैसे ही टाइमर खत्म होता है ना, जेरेमी को वहीं पे रेडियो में से हेनरी नाम के बंदे की आवाज आती है और फिर जेरेमी को लगता है कि पक्का इस हेनरी ने ही मुझे बंद करके रखा होगा। वो हेनरी पर चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, आखिर क्यों तुमने मुझे यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। हेनरी कहता है, पागल हो क्या, मुझे खुद यहाँ एक पुराना रेडियो मिला जिसको चालू करने पर ये सीधा तुमसे कनेक्ट हो गया, मुझे भी बचना है, पता नहीं किसी ने मुझे कांच के डिब्बे में बंद कर दिया है। जेरेमी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि इसका मतलब हेनरी भी मेरी तरह फंसा हुआ है, लेकिन वो किसी और जगह पर है। क्या पता हेनरी के ऊपर भी मॉर्गन का उधार हो तो उसने हम दोनों को पकड़ लिया, ऐसा हेनरी कहता है। अरे नहीं, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं किसी मॉर्गन को नहीं जानता, बस मुझे कैसे भी करके बचा लो तुम यहाँ से, मैं मरना नहीं चाहता अभी। जेरेमी कहता है कि देखो शांत हो जाओ, हम कोई तरीका निकाल लेंगे, बस हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाए। तो अब जैसे जेरेमी के सामने लगे टाइमर का टाइम खत्म होता है तो जिस कांच के अंदर वो बंद था वो अपने आप चलकर आगे जाने लग जाता है। जेरेमी समझ जाता है कि ये कांच का डिब्बा किसी बड़ी गाड़ी के अंदर रखा हुआ है और अभी जस्ट गाड़ी चालू हुई है। हेनरी भी कहता है कि हाँ सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी वाली गाड़ी भी अभी स्टार्ट हुई। जेरेमी कहता है, सुनो ये रेडियो बहुत पुराना है, ज्यादा दूर की फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर सकता, मतलब साफ है कि हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं और हम दोनों को ही कहीं लेकर जाया जा रहा है। फिर वो हेनरी से कहता है कि तो वैसे तुम करते क्या हो, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि किस वजह से तुम्हें यहाँ पर कैद किया होगा। हेनरी कहता है, मैं तो एक स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, व्हाइट हाउस के मंत्रियों की सुरक्षा करना मेरा काम है, लेकिन आज सुबह मैं किसी मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट पर आया, तभी किसी ने मेरा अपहरण कर लिया और जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को यहाँ पर पाया। जेरेमी समझ जाता है कि जो लोग भी ये सब कर रहे हैं ना, उनका सरकार से पक्का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है और हमारे पास शायद कुछ ऐसा है जो ये हमसे जानना चाहते हैं। तो थोड़ी दूर आने के बाद गाड़ी रुक जाती है तो जेरेमी हेनरी को तेज चिल्लाने को कहता है ताकि आसपास कोई हो तो आवाज को सुनकर उनकी मदद करने के लिए आ जाए। अब यार हेनरी चिल्लाता तो है लेकिन उसकी आवाज दूसरे को तो क्या, जेरेमी को भी सुनाई नहीं देती। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, ये दोनों नजदीक तो है लेकिन एक दूसरे के बहुत करीब भी नहीं है। तभी वहाँ की लाइट चालू हो जाती है जहाँ हम उस कांच को बड़ी अच्छी तरह देख पाते हैं। कांच में बने होल के अंदर एक बंदा जिसने जेरेमी को कैद किया है वो एक फोटो डाल देता है, लेकिन तभी फिर से लाइट्स बंद हो जाती हैं। पर फोटो किस चीज की है ये अच्छे से देखने के लिए वो बंदा जेरेमी को एक टॉर्च भी देता है। अब जेरेमी जैसे ही उस फोटो को देखता है तो वो फोटो व्हाइट हाउस की होती है जिसमें लिखा होता है, बताओ हमें कि रॉलेट कहाँ पर है। तभी हेनरी भी जेरेमी से कहता है कि देखो यार, मुझे भी उन्होंने एक नोट दिया है कि अगर जेरेमी हमें रॉलेट की लोकेशन बता देता है तो हम तुम दोनों को आजाद कर देंगे। इसके बाद तो वो जेरेमी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरी पत्नी, बच्चे, 2 बच्चे हैं बल्कि, और मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज उनको वो जो रॉलेट जो भी है उसकी लोकेशन बता दो यार। अब जेरेमी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर इन लोगों को कैसे पता चला कि मुझे रॉलेट की लोकेशन मालूम है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए वह हेनरी से कहता है कि यार मुझे माफ कर देना, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। क्या पता हेनरी तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे कैद करके रखा हुआ है। इतना कहकर वो रेडियो बंद कर देता है। तभी गाड़ी वापस से शुरू हो जाती है। जेरेमी को आसपास कई सारी गाड़ियों के चलने की आवाज भी आती है, मतलब कि पक्का वो किसी रोड पर ही मौजूद है। अब इस चीज से उसे एक आइडिया तो आ जाता है और आसपास जितनी भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि कोई तो हो जो उस गाड़ी को देख ले जिसमें अभी जेरेमी मौजूद है। एंड दोस्तों तब किस्मत से एक ट्रक वाले की रेडियो फ्रीक्वेंसी जेरेमी के रेडियो से कनेक्ट हो जाती है। जेरेमी उससे कहता है कि देखो मैं आसपास किसी गाड़ी के अंदर फंसा हुआ हूँ, प्लीज पता करो वो गाड़ी कौन सी है और मुझे बचा लो यार। अब पहले तो ड्राइवर को ये प्रैंक कॉल लगता है
पर जेरेमी की घबराई हुई आवाज को सुनकर ड्राइवर को यकीन हो जाता है कि ये आदमी जो भी है बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन अब कौन सी गाड़ी में जेरेमी है ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी जेरेमी को पास से एक हार्ले डेविडसन बाइक की गुजरने की आवाज आती है, इसलिए वो ड्राइवर से कहता है कि देखो किसी गाड़ी के पास से हार्ले डेविडसन बाइक गुजरी है। इस चीज से ट्रक ड्राइवर को पता लग जाता है कि जेरेमी कौन सी गाड़ी में है। वो जैसे उस गाड़ी का पीछा करता है, जेरेमी की गाड़ी का ड्राइवर तुरंत स्पीड बढ़ाकर गाड़ी को ऑफ रोड में लेकर चला जाता है, जिससे जेरेमी का उस ट्रक ड्राइवर से कनेक्शन टूट जाता है। बेचारे के पास एक उम्मीद थी, वो भी जेरेमी के हाथों से चली गई। इस चीज से वो और ज्यादा उदास हो जाता है कि अब बचना मुश्किल है। अब जेरेमी टेंशन में तो था ही, तभी कांच के बाहर रखी मशीन जेरेमी की पुरानी पत्नी मॉली को कॉल लगा देता है। और दोस्तों मॉली के साथ इसका डिवोर्स भी हो चुका है। पर फोन पर जेरेमी को पाकर मॉली तुरंत फोन कट करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जेरेमी से सख्त नफरत करती है। उसके जुआ खेलने की आदत की वजह से ही उनका डिवोर्स हुआ था। जेरेमी कहता है कि प्लीज प्लीज फोन मत काटना, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। मेरे दोस्तों को फोन करो, उन्हें बताओ कि किसी ने मेरा अपहरण कर लिया है। उन्होंने मुझे किसी गाड़ी के अंदर एक अजीब से कांच में बंद करके रखा हुआ है। मॉली कुछ सोच समझ पाती तभी जेरेमी को मॉली के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि कुछ लोगों ने मॉली का भी अपहरण कर लिया होता है। जेरेमी और सदमे में चला जाता है। वो गालियां देते हुए उन लोगों से कह रहा होता है कि तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन अगर मॉली को कुछ भी किया ना तो सभी को मार दूंगा बाहर आने के बाद। लेकिन तब भी वो लोग जेरेमी से कहते हैं, एजेंट जेरेमी, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते? हमें पता है कि तुम सरकार के एक अंडरकवर एजेंट हो और तुम अच्छे से जानते हो कि रॉलेट कहाँ मौजूद है। हमें उसका लोकेशन बता दो, उसके बाद आराम से जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, वरना नहीं बताया तो तुम्हारे साथ साथ मौली का भी खेल खत्म कर देंगे। जेरेमी को यकीन ही नहीं होता कि इन्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला। चलिए दोस्तों, असल में मैं आपको बताता हूँ कि ये रॉलेट है क्या। तो जब अमेरिका में 9/11 धमाका हुआ था, तब कुछ खास बंकर्स बनाए गए थे, जिसमें प्रेसिडेंट के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट लोगों को रखा जाता है ताकि वो अपनी जान को बचा पाए। उन्हीं बंकर को रॉलेट कहा जाता है। इन लोगों ने जेरेमी को इसीलिए पकड़ा ताकि पता लगा सके कि रॉलेट कहाँ पर है। पर जेरेमी बताने को तैयार ही नहीं होता। अगर उसने बता दिया तो प्रेसिडेंट की जान को खतरा हो सकता है ना, क्योंकि ये सारे आतंकवादी जो हैं, और क्या पता ये प्रेसिडेंट को मारने की प्लानिंग जो कर रहे हो। और जैसे ही रॉलेट की लोकेशन ये उनको बताएगा, पक्का वो प्रेसिडेंट को मार देंगे, ये जेरेमी अपने दिमाग में सोच लेता है। तो अब जेरेमी के ना बताने पर वो लोग कांच के अंदर कई सारी मधुमक्खियों को छोड़ देते हैं, जो काट काट कर जेरेमी का बुरा हाल कर देती है। अब जेरेमी को पहले से मधुमक्खियों से एलर्जी होती है, तो अगर एलर्जी वाला इंजेक्शन उसको नहीं मिला तो मर जाएगा वो। इतनी सारी मधुमक्खियों के काटने से जेरेमी बेहोश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाता है, क्योंकि हाँ, उन लोगों ने जेरेमी को इंजेक्शन लगा दिया था। इस चीज से जेरेमी समझ जाता है कि ये लोग मुझे मारेंगे तो नहीं, सिर्फ तड़पाएंगे ताकि मैं रॉलेट की लोकेशन इन्हें बता दूं। इसके बाद हेनरी फिर से जेरेमी को कांटेक्ट करता है, कहता है कि देखो मेरे बच्चों और पत्नी की जान अब तुम्हारे हाथों में है, प्लीज उन्हें वो लोकेशन बता दो। जेरेमी कहता है, तुम भी तो सिक्योरिटी ऑफिसर हो, तुम्हें पता है ये लोग प्रेसिडेंट को मारना चाहते हैं, तो क्या तब भी तुम देश के साथ गद्दारी करोगे? इन लोगों को प्रेसिडेंट को मारने दोगे क्या? मैं नहीं बताऊंगा, चाहे वो तुम्हारे परिवार के साथ साथ मेरी मौली को भी क्यों ना मार दे। मैं तुम्हें एक बात बता दूं हेनरी, मेरे लिए परिवार से ज्यादा अपना कर्तव्य अहमियत रखता है। हेनरी ये सुनने के बाद उसे फिर समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, इसीलिए तुम मेरा दर्द नहीं समझ पा रहे हो, प्लीज मेरी बात मान लो। और अब ये सुनने के बाद जेरेमी भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोकेशन को बताने को तैयार नहीं होता। तभी जेरेमी की गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी लग जाती है, क्योंकि उस गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, इसलिए पुलिस वाले गाड़ी को रुकवाने आते हैं। तो गाड़ी का ड्राइवर जेरेमी से कहता है कि सुनो, अगर पुलिस के सामने एक वर्ड भी कहा तो मौली के शरीर के टुकड़े टुकड़े उसके माता पिता को पार्सल कर दिए जाएंगे, चुपचाप अंदर बैठे रहना। तो अब गाड़ी रुकती है और ड्राइवर पुलिस को अपना लाइसेंस और पेपर्स वगैरह दिखाने लग जाता है, लेकिन जेरेमी को पता था इससे अच्छा मौका मुझे बचने का दोबारा नहीं मिलेगा, इसीलिए वो कांच के अंदर से चिल्लाते हुए कहता है कि बचाओ मुझे, मैं अंदर कैद हूँ, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। और ये चीज पुलिस वाले सुन लेते हैं और ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ड्राइवर पूरी स्पीड से गाड़ी को भगा देता है। पुलिस वाले भी गाड़ी पर गोलियां चला देते हैं और एक गोली जेरेमी के कांच पर आकर लग जाती है, जिससे कांच में होल बन जाता है और टूटा हुआ कांच जेरेमी के पैर में घुसकर उसे कर देता है घायल। पुलिस की वजह से ड्राइवर बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा होता है, इसी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जेरेमी भी बेहोश एंड उसे जब होश आता है तो वो कांच में बने होल से बाहर देखता है जहां ड्राइवर मर चुका है, लेकिन उसका फोन उसके जेब में होता है। तो जेरेमी वो फोन लेकर तुरंत पुलिस को फोन लगा देता है और उनसे कहता है कि मुझे बचा लो, मैं कार के अंदर फंसा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लोकेशन कहाँ पर है और गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया है। जेरेमी जिस फोन का इस्तेमाल कर रहा होता है वो एक फीचर फोन था जिसमें जीपीएस नहीं होता, इसलिए पुलिस जेरेमी की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाती। और अब पुलिस नेटवर्क टावर की मदद से करीब 3 से 6 किलोमीटर का इलाका छान मारेंगे और जिस नेटवर्क टावर से कनेक्ट
कनेक्ट होकर जेरेमी बात कर रहा है तब उन्हें उसकी लोकेशन पता चलेगी, लेकिन इसमें घंटों लग जाएंगे। तभी गोली लगे हुए होल से जेरेमी को सामने एक आदमी दिखाई देता है जो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए आया था। वो उसको आवाज लगाकर कहता है कि इधर देखो, मैं फंस गया हूँ, मुझे बाहर निकालो प्लीज। किस्मत से वो आदमी जेरेमी को देख लेता है, पर वो बेचारा उसे गाड़ी से निकाल पाता। तभी कोई इंसान उस भले आदमी को शूट करके मार देता है, जिसके बाद ड्राइवर की लाश को बाहर निकालकर दूसरा आदमी गाड़ी में सवार हो जाता है। जेरेमी की ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो कांच तोड़कर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन कांच तो टूटने का नाम ही नहीं लेता, बड़ा मजबूत था। जेरेमी बुरी तरह फंस जाता है। तभी पुलिस की तरफ से उसे कॉल आता है कि हमने आपकी लोकेशन ढूंढ ली है, आप अभी मैरीलैंड में मौजूद हैं। सुनकर जेरेमी और परेशान हो जाता है कि यहाँ तो मॉली रहती है। वो पुलिस वालों से कहता है कि आप प्लीज एक बार मॉली के घर जाकर देखो कि वो वहाँ पर मौजूद है भी या फिर नहीं, जिस पर पुलिस वाले भी तुरंत मॉली के घर के लिए निकल जाते हैं। पर थोड़ी देर के बाद जेरेमी को कॉल करके बताते हैं, हाँ हम मॉली के घर गए थे पर वहाँ कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ दरवाजे पर नोट लगा हुआ था कि जेरेमी साथ देता है तो ही मॉली बचेगी। तो पुलिस वाले जेरेमी को आश्वासन दिलाते हैं कि आप देखिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमें आपकी लोकेशन मिल चुकी है, थोड़ी देर में हम वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हो क्या काम इसका। पुलिस वाले अब इस लोकेशन पर आएंगे, लेकिन तब तक तो ये ड्राइवर गाड़ी लेकर निकल जाएगा। इसके बाद जेरेमी के सामने जो टाइमर लगा होता है उसमें 30 मिनट का टाइम शो होता है, लेकिन फिर हेनरी से बात करने पर हेनरी बताता है कि मेरे टाइमर में सिर्फ 15 मिनट है, मतलब कि मैं 15 मिनट में मर जाऊंगा, प्लीज जेरेमी मुझे बचा लो, मैं आखिरी बार अपने परिवार की तरफ से तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जेरेमी कहता है कि देखो मुझे फोन मिला है, मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, वो हमें बचा लेंगे। हेनरी कहता है कि तुम्हारे पास फोन है ना, तो मेरे घर पर फोन कर दो, कम से कम आखिरी बार मैं अपने बच्चों और पत्नी से बात तो कर लूं। हेनरी उससे अपना नंबर भी देता है, लेकिन जेरेमी फोन नहीं लगाता, वरना वो उनसे बात करके और इमोशनल हो जाएगा और यही इमोशंस फिर जेरेमी पर भी हावी हो जाएंगे। और अगर एक बार इमोशंस हावी हो गए तो क्या पता वो रॉलेट की लोकेशन उनको बता दे, आतंकवादियों को मतलब। तभी रेडियो पर चल रही न्यूज से जेरेमी को पता चलता है कि शहर में जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। प्रेसिडेंट को भी बिल्कुल सेफ जगह पे भेजा जा रहा है, और ये सेफ जगह दोस्तों वही रोलेट है जिसकी लोकेशन आतंकवादी जानना चाहते हैं। जेरेमी इस सारी खबर सुनकर घबरा जाता है कि इन आतंकवादियों ने तो अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू भी कर दिया है। वो अपने बाकी एजेंट्स को कॉल लगाता है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता सिवाय एक एजेंट बैन के। तो जेरेमी उसको अपने बारे में बताता है कि देखो मेरे साथ ये चीजें हो गई है। बैन कहता है भाई तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे कई सारे एजेंट और ऑफिसर्स वगैरह को बंदी बनाने के बाद गाड़ियों में डालकर शहर के अलग अलग जगहों में खड़ा किया जा रहा है। उन गाड़ियों में बॉम्ब लगे हुए हैं जो ब्लास्ट होकर शहर में तबाही मचा रहे हैं। ये सुनने के बाद जेरेमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि जिस गाड़ी के अंदर वो मौजूद है उसमें भी बॉम्ब लगा हुआ है। ये गाड़ी अब उसको वहीं पर लेकर जा रही है जहां खड़ी रहकर ये गाड़ी हो जाएगी बूम ब्लास्ट। लेकिन एक और बात है, जेरेमी से पहले हेनरी मरेगा क्योंकि उसका टाइमर जेनरी से कम है। उसने बताया था ना उस समय 15 मिनट। जेरेमी की तरह बाकी एजेंट्स और ऑफिसर्स को बंदी बनाकर गाड़ी में डाला गया है ताकि इनमें से कोई ना कोई रोलेट की लोकेशन बता दे, जो नहीं बताता उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है। जेरेमी के पास अभी सिर्फ आखिरी के 30 मिनट बचे होते हैं। इतने में उसने लोकेशन बता दी तो ठीक, वरना वो भी खत्म। तभी मॉली उसे फोन करके कहती है जेरेमी मुझे बचा लो, इन लोगों ने मुझे किसी गाड़ी के अंदर डाल दिया है, न जाने ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तो ये कहता है तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जेरेमी को भी पता था कि वो और मॉली दोनों मरेंगे अगर वो लोकेशन नहीं बताता है तो, लेकिन तब भी वो लोकेशन बताने को दोस्तों रेडी नहीं होता। तो मॉली से कहता है देखो मॉली मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी है, मेरी ही बुरी आदतों की वजह से हमारा डिवोर्स हुआ, लेकिन जब मैंने खुद को बदलने की कोशिश की तो देखो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, न जाने मैं बच भी पाऊंगा या फिर नहीं। इसीलिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है तुमसे, क्या तुमने मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ किया? अगर माफ कर दोगी तो मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा। मॉली कहती कैसी बातें कर रहे हो उस समय तुम, अरे हमें कुछ नहीं होगा, हम जरूर बच जाएंगे और दोबारा से शादी भी कर लेंगे। ये सुनने के बाद जेरेमी की भी आंखें नम हो जाती है। मानना पड़ेगा अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है जेरेमी, सल्यूट है भाई। अब हेनरी फिर से जेरेमी से कहता है क्या तुमने भाई मेरे परिवार वालों से बात की, वो ठीक है क्या? अब जेरेमी ने फोन तो किया ही नहीं था, लेकिन इस बार काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो कॉल लगा देता है। लेकिन वो कॉल हेनरी के परिवार वाले नहीं बल्कि वो लोग उठाते हैं जिन्होंने जेरेमी का भी अपहरण किया है। वो लोग कहते हैं रोलेट की लोकेशन बताओ वरना सब खत्म हो जाएगा। तभी जल्दी से हेनरी जेरेमी से कहता है मेरे कांच के अंदर पानी भर रहा है भाई, लगता है मैं डूब कर मर जाऊंगा। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। हेनरी को लगता है कि वो नहीं बचेगा, तो वो जोर जोर से भगवान को याद करके अपने किए हुए अपराधों की माफी मांगता है। और ये सब कुछ सुनकर जेरेमी का भी दिल टूट जाता है। तभी होता है जोरदार धमाका। जेरेमी समझ जाता है कि हेनरी अब नहीं रहा, उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है
और कुछ मिनट्स के बाद अब मेरी भी हो जाएगी। कुछ देर के बाद बैन जेरेमी को फोन करके कहता है प्रेसिडेंट को बंकर में भेज दिया गया है ताकि उनको सुरक्षित रख पाए। जेरेमी कहता है कि यही तो वो आतंकवादी चाहते हैं, हमें ऐसा होने से रोकना होगा। और बैन कहता है कि देखो तुम्हें बंकर की लोकेशन पता है तो एक काम करो, मुझे लोकेशन बता दो, मैं खुद ही प्रेसिडेंट को चेतावनी दे दूंगा। अब ये सुनने के बाद जेरेमी को बैन पर भी शक हो जाता है कि ये बंकर की लोकेशन क्यों मांग रहा है। जेरेमी तो बिल्कुल कंफ्यूज था कि किस पर भरोसा किया जाए किस पर नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या करे। ऊपर से टाइम भी खत्म हो रहा होता है। तभी गाड़ी को जोर जोर से धक्का लगने लगता है क्योंकि एक पुलिस की गाड़ी जेरेमी की गाड़ी के पीछे पड़ चुकी थी। उस धक्के की वजह से जेरेमी इधर उधर गिरने लग जाता है जिससे बेचारे की नाक टूट जाती है और जगह जगह से खून गिरने लगता है। उसकी हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे जाती है तो वो उन लोगों से कहता है ठीक है, मैं लोकेशन बताने को रेडी हूँ, मुझसे बात करो। इसीलिए ड्राइवर रेडियो के जरिए जेरेमी से बात करता है, लेकिन तब भी जेरेमी उससे यही कहता है कि भाड़ में जाओ, मैं तुमसे बात इसलिए करना चाहता था ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम लोग कितने लाचार हो, कितनी कोशिश की तुमने फिजिकली मेंटली दोनों तरह से हमें टॉर्चर किया, लेकिन हम में से और स्पेशली मैंने कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा। दोस्तों ड्राइवर बड़ा गुस्सा हो जाता है कि इसकी इतनी हिम्मत। और अब करीब 2 मिनट बचे होते हैं। मॉली जेरेमी को कॉल करके कहती है प्लीज उन्हें लोकेशन बता दो वरना सब मारे जाएंगे। जेरेमी कहता है इस नौकरी पर पता है अपॉइंट होने से पहले मैंने शपथ ली थी कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा और ना ही उसके साथ कभी गद्दारी करूंगा। माफ करना मुझे, कभी मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम्हें और सारे लोगों को मुझ पर गर्व होगा कि मैं गद्दार नहीं हूँ। ये सुनने के बाद मॉली भी फोन पर रोने लगती है। तभी बैन जेरेमी को कॉल करके कहता है लोकेशन बता दो, मैं मॉली को बचा लूंगा क्योंकि हमें पता है वो कहाँ है। जेरेमी समझ जाता है कि बैन भी उन आतंकवादियों से मिला हुआ है। बैन कहता है कि यार पैसा सबसे बड़ी चीज होती है, उसके आगे ये गद्दारी तो मामूली सी चीज है, इसलिए माफ कर देना मुझे। जेरेमी को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है कि धोखेबाज। तभी टाइमर भी खत्म हो जाता है जिससे उसके भी कांच के अंदर पानी भरने लगता है। वो पानी में डूबकर हो जाता है बेहोश, लेकिन उसकी जान जाती इससे पहले कोई उसको कांच से बाहर निकाल लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि हेनरी है। वहाँ बैन, मॉली, पुलिस वाले और सारे लोग मौजूद होते हैं। जेरेमी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और तब बैन रिवील करता है ब्रो ये तुम्हारा एक टेस्ट था तुम्हारी वफादारी देखने के लिए। 9/11 के बाद डिपार्टमेंट में भरोसे लायक कोई इंसान नहीं था, इसीलिए प्रेसिडेंट ने खुद ये टेस्ट डिजाइन किया था तुम्हारे लिए जिसमें तुम पास हुए। तुमने सब कुछ झेला लेकिन लोकेशन नहीं बताई। कांग्रेचुलेशंस, तुम प्रमोट हो गए हो। देखा क्या बेवकूफ बनाया डायरेक्टर ने, बंदे की जान निकल गई भाई वहाँ। वैसे दोस्तों ऐसा कोई टेस्ट रखता है क्या? बंदे की जान निकल जाएगी और कोई ऐसा जल्दी टेस्ट पास नहीं कर पाएगा जब तक वो जेरेमी जैसा अपने कर्तव्य के लिए पक्का और वफादार ना हो। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, ना तो शहर में धमाका हुआ था और ना ही प्रेसिडेंट बंकर में गए थे। सब कुछ एक परफेक्ट प्लान था जिसमें जेरेमी की जीत हुई। वो टेस्ट तो जीत चुका है, उसी के साथ साथ मॉली को भी उसने वापस पा लिया। इस चीज से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकाला जाता है क्योंकि उसको चोटें भी आ गई थी ना। मॉली भी उसके साथ होती है तो यहाँ जेरेमी उसे शादी वाली अंगूठी दोबारा पहना देता है क्योंकि डिवोर्स के बाद उन्होंने वो निकाल दी थी। तब जेरेमी एम्बुलेंस के अंदर से सामने वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट्स को देखकर बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि असल में वही है रूलेट जिसकी जानकारी सिवाय जेरेमी के किसी को भी नहीं है, लेकिन इसकी भनक मॉली को लग जाती है। वेल, यहाँ सबसे असली सीक्रेट रिवील होता है कि ये कोई टेस्ट नहीं था बल्कि सच्चाई थी। मॉली दोस्तों खुद आतंकवादियों से मिली हुई है, उन्हें अब रूलेट की लोकेशन मिल गई है तो यहाँ से धमाका करना करेंगे वो शुरू। उसके बाद प्रेसिडेंट रूलेट में जाएंगे तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। तो अब जेरेमी मॉली से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो तुम पर भरोसा किया था। लेकिन दोस्तों अब लोकेशन मिलने के बाद जेरेमी की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले तो सभी ने टेस्ट ही परफॉर्म किया था ताकि जेरेमी लोकेशन बता दे, लेकिन ना मानने पर उनका प्लान बी भी था जिसमें फंस गया जेरेमी। और लोकेशन मिलने के बाद मॉली खुद जहरीली गैस मास्क के जरिए जेरेमी को देखकर एक ऐसे इंसान को मार देती है जो आखिरी तक अपने कर्तव्य के लिए लड़ता रहा। बहुत बुरा हुआ यार जेरेमी के साथ। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।